हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नया बुक पढ़ेंगे जिसमें से केवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये केवीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो रिमझिम ये कक्षा 5 की है, 5वीं कक्षा के लिए, वो भी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। तो आज से हम इस बुक को भी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से केवीएस के एग्ज़ाम में अवश्य आता है। केवीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जा रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यू में अगर हम देखें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड आ गए थे, इसलिए ये बुक पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए आज से हम रिमझिम की बुक भी पढ़ेंगे डेली 1 बाय 1 करके, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है बहुत जल्द। तो इसलिए आपको जो पीआरटी के बच्चे हैं वो यहाँ से रिमझिम की बुक को पढ़ सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आज से हम सोच रहे हैं कि आज से इसी को पढ़ा जाएगा और अच्छे से समझेंगे, इसके बारीकियों को जानेंगे कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है हिंदी के चैप्टर में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ जो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि अब नया आगाज़ शुरू होगा आज से। तो ज़रूर आपको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए चैनल को, जिससे नया अपडेट मिलता रहे। तो 1 बाय 1 करके हम सारे बुक को ख़त्म करेंगे। तो आज से हम ये क्लास 5 का है, किसका? क्लास 5 की रिमझिम की बुक है। कौन? क्लास 5, ठीक है। और ये हिंदी की बुक ही है, इसी को क्या बोला जाता है? रिमझिम। तो क्लास 5 से आज स्टार्ट करेंगे, फिर 4, 3, 2, 1 करके पीआरटी ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डेली 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जानेंगे कि रिमझिम की बुक में इसका विषय सूची क्या है, क्या पढ़ा जाएगा। तो उससे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो ये आमुख लिखा हुआ है ये भी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें ये बताती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ये सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें उसी बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का ये विरोध शामिल है। अर्थात रटने पर यहाँ पे विरोध नहीं, रटने पर विरोध किया गया है। हमको रटा करके नहीं, उसी को बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास करना है, जिससे कि वो सारी चीज़ों को एक प्रैक्टिकली के तौर पे कर सके। रटने पर यहाँ पर जोर दिया ही नहीं गया है, इसीलिए आप इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रटा देने की प्रवृत्ति क्या करता है? विरोध करता है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर ले जाएगी। तो ये है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप इसे पढ़ सकते हैं जिससे कि आपका बाल विकास थोड़ा मजबूत हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि इसमें से बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है, समझाया गया है, ये समझ लीजिए आपकी पैडागोजी यहाँ से मजबूत होगी। इसलिए यह चीज़ पढ़ना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो आप इस आमुख को ज़रूर पढ़ें, ठीक है। जैसे स्कूल के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पना गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों के द्वारा सौंपी गई सूचना सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझ करके नए ज्ञान का सृजन करते हैं। तो शिक्षा के विभिन्न साधनों एवं स्रोतों को अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण
पाठ्य पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार माने और बनाएं। उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। तो ये इम्पोर्टेंस है, आप इसे पढ़ना चाहिए। हम पीडीएफ को टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो आप इस टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। तो ये सारा जब पीडीएफ अब हम यहाँ से पढ़ाएंगे केवीएस का, तो ये सारा अब पीडीएफ टेलीग्राम पे जाएगा। आप टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्राइट बुद्धि, ठीक है, ब्राइट बुद्धि टेलीग्राम है, आप सर्च करेंगे, केवल ब्राइट बुद्धि से जुड़ना है, ठीक है। तो वहाँ से आप जुड़िए और ये प्राप्त कर लीजिएगा, वहाँ से दे देंगे। देखिए एनसीईआरटी तो इसके बारे में पूरा बताया गया है। फिर आगे यहाँ पर बड़ों से दो बातें, तो इस रिमझिम में कैसी बातें किया गया है, अपनी अपनी रंगतें में कौन सी बातें कहा गया है ना। तो ये जो है ये हर एक टॉपिक कुछ ना कुछ यहाँ से सिखा के जाता है। जैसे अपनी अपनी रंगतें के अंतर्गत रीति रिवाज, जीवन शैली, हुनर, विरासत, बोली, संस्कृति के विभिन्न आयामों की झलक है ना। इस भाग को पढ़ाते समय ये ध्यान में रखना जरूरी होगा कि सांस्कृतिक विविधता के बारे में शिक्षक का स्वयं का ज्ञान ही इन पाठों को बच्चों के लिए जीवंत बना सकता है। इस भाग के माध्यम से रिमझिम 5 में हमारी अनमोल विरासत को सहेजने का प्रयास है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, आप इसे पढ़ लें। पुस्तक के दूसरे भाग में बात का सफ़र है, फिर यहाँ पे मजाक टोला है, आसपास है। तो यहाँ पे जो पर्यावरण को कैसे समझाया गया आसपास में दी गई है ना। रिमझिम 5 के अंतिम भाग जो है आसपास में दी गई है कि रचनाएं हमारे पर्यावरण को समझने, उसके प्रति संवेदनशीलता को उपजाने की शुरुआत है। तो ये ज़रूर पढ़ें। फिर रचनाओं में विविधताएं क्यों हैं, फिर अगली हेडिंग इसकी है रचनाकार से रूबरू, फिर अगली हेडिंग है परिवेश के प्रति सजगता। तो ये सारी चीज़ें, भाषा की बनावट कैसी है, फिर बहुभाषिकता का क्या मतलब है। तो ये आप सब पीडीएफ में शब्दकोश से परिचय, कला और सौंदर्य बोध, ये हेडिंग आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, सीडीपी थोड़ा मजबूत होगा, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो हम इस लेसन में जानते हो क्या पढ़ेंगे। तो आज से ये है कहाँ क्या है, तो ये आमुख है, बड़ों से दो बात है। आप इसे ज़रूर पढ़ें, इसे समझें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट्स है। अगर टाइम मिलेगा तो हम उसे ज़रूर कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम इस चैप्टर को एक एक 1 बाय 1 करके सारा कंप्लीट किया जाए, ठीक है, जिससे कि डेली का जल्दी से कंप्लीट हो जाए एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि हिंदी के चैप्टर में ज़रूर आता है और इसी को जानेंगे। तो यहाँ पर है अपनी अपनी रंगतें में, राख की रस्सी ये लोक कथा है, दुनिया की छत है, फसलों के त्यौहार में लेख, खिलौने वाला एक कविता है, ईदगाह, हवाई छतरी, नन्हा फनकार एक कहानी है। फिर है दूसरा जहाँ चाह वहाँ राह है ना। फिर बात का सफ़र, पत्र है, चिट्ठी का सफ़र, लेख, डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जुबानी ये भेंट वार्ता है। 8वें नंबर पे वे दिन भी क्या दिन थे, विज्ञान कथा है। फिर 9 नंबर पे एक माँ की बेबसी ये एक कविता है। फिर मजाक टोला में 10वें नंबर पे पढ़ेंगे एक दिन की बादशाहत कहानी है। फिर चावल की रोटियाँ ये एक नाटक है। फिर गुरु और चेला ये कविता है। बिना जड़ का पेड़। फिर 13 नंबर पे पढ़ा जाएगा स्वामी की दादी की कहानी, ये कार्टून है इसी में। फिर आसपास में पढ़ा जाएगा बाघ आया उस रात, यह एक कविता है। एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ। अगला है 15 नंबर पे बिशन की दिलेरी कहानी, रात भर बिलखते चिघाड़ते रहे और पानी रे पानी ये लेख है। फिर नदी का सफ़र पढ़ा जाएगा, छोटी सी हमारी नदी यह एक कविता है। फिर जोड़ा सांगों वाला घर। फिर चुनौती हिमालय की यात्रा, वर्णन हम क्या उगाते हैं, इन सभी चीज़ों को। फिर यहाँ पे शब्दार्थ है जो लास्ट में है। ये सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे अपनी अपनी बातों में। आइए जान ही लेते हैं क्या है इसमें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंस है अपनी अपनी बातों में, या अपनी अपनी रंगतें लिखा है, ठीक है, अपनी अपनी रंगतें। तो ये सारी चीज़ें, कहीं कहानी, कहीं कविता, कहीं नाटक, है ना, ये सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा 1 बाय 1 करके। तो काफ़ी मज़ा आएगा, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और
देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहेगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपनी अपनी रंगत क्या है इसमें, ठीक है। इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे लगता है सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति किसे कहते हैं। तो सीडीपी में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। और खिलौने फिर इसके अंदर है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा सा फिर लेसन 1 पढ़ा जाएगा, ठीक है। इस भाग में शामिल की गई रचनाएं ऐसी चीज़ों के बारे में है जिन्हें आमतौर पर संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। और संस्कृति शब्द का दायरा बहुत बड़ा है, इसके अंदर विरासत भी शामिल है। अब शायद ये सोचना ज़रूरी है कि विरासत किसे कहते हैं। विरासत में उन सब बातों और चीज़ों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। पुरानी इमारतें और स्मारक, चित्र और पुस्तकें, बगीचे और सड़कें ऐसी चीज़ों में शामिल हैं। इस तरह को मतलब अगर विरासत की बात किया जाए तो विरासत में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? विरासत किसे कहते हैं? विरासत में उन सब बातें है ना, उन सब बातों और चीज़ों को शामिल किया जाता है जो हमें अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। जैसे पुरानी इमारत हो गया, स्मारक हो गए, चित्र पुस्तकें हो गई, बगीचे सड़कें हो गए, ऐसी चीज़ों से शामिल होती हैं। यही सारी चीज़ें क्या हैं? विरासत हैं। इस तरह की विरासत को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन विरासत के और भी कई रूप हैं जो हमारे जीवन में इतने घुल मिल जा गए हैं कि अक्सर हम उनके बारे में अलग से नहीं सोचते। उदाहरण के तौर पर जो खाना हम रोज़ खाते हैं, विशेष दिनों पर जो पकवान और मिठाइयाँ बनाते हैं, या जो कपड़े पहनते हैं, ये हमारी विरासत का अंग हैं और हमारे रोज़ाना के जीवन का अंग बन गए हैं। यदि हम इनमें अपनी भाषा, रीति रिवाज, धार्मिक मान्यताओं और जीवन शैली को जोड़ लें तो ये सारी बातें मिल करके हमारी संस्कृति कहलाएंगी। अर्थात विरासत की सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो वो हमारी एक संस्कृति कहलाएगी। क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा जाए तो हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं, कपड़े पहनते हैं, कुछ खाते हैं, जलेबी लड्डू, तो ये कहीं ना कहीं जा करके एक विरासत का निर्माण करती हैं। और सभी विरासत को, हर विरासत की चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो वही एक संस्कृति बन करके संस्कृति बन के तैयार हो जाती है। उसी को संस्कृति कहा गया। सारी चीज़ें मिल करके एक संस्कृति बन जाता है। हमारे रीति रिवाज हुए, धार्मिक मान्यताएं हुई, है ना, ये पकवान, जो भी मिठाइयाँ हम तीज त्यौहार पे बनाते हैं, खाते हैं, बनते हैं, और क्या नाम, होली में कभी गुजिया बनता है, तो ये सब क्यों बनते हैं? ये सब कहीं ना कहीं ये विरासत से चलती हुई चीज़ें आ रही हैं और जो सारी चीज़ें मिल करके एक संस्कृति का निर्माण करती हैं। ये सारी चीज़ें संस्कृति है। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं संस्कृति के बारे में क्या है, एक्सप्लेनेशन करने के बारे में, है ना। तो इस सब चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाठ्य पुस्तक के इस भाग में शामिल रचनाएं संस्कृति के कुछ विशेष पहलुओं को उभारती हैं। खिलौने वाला शीर्षक कविता कई खिलौनों की याद दिलाती है जिनसे बच्चे खेलते रहे। कविता में जिन खिलौनों का जिक्र आया है उनमें से कुछ खिलौने मशीनों से बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कई खिलौने बाजार में मिलते हैं जो मिट्टी, कपड़े या लकड़ी से बनाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पहले मिट्टी के बर्तन आते थे तो वो सब कहाँ से, आज से थोड़ी ना, बहुत पुराने समय से वो सब बनते चले आ रहे हैं। इसीलिए ये सब विरासत की चीज़ें हैं। इन खिलौनों को हाथ से भी बनाया जा सकता है। इस तरह के पारंपरिक खिलौने भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप में बनाए जाते हैं। हमारे देश के हर हिस्से में मिट्टी या कपड़े की गुड़िया बनाने का रिवाज रहा। गुड़िया के कपड़े, बाल और जूते उस इलाके की जीवन शैली से मेल खाते हैं जहाँ वे बनाए गए हों। तो समझ में आ ही गया होगा, हर जगह हर चीज़ें बनती हैं, कहीं पे गुड़िया बनाया जाता है और कहीं पे कुछ, तो उस इलाके की वो एक विरासत कही जाती है, संस्कृति कही जाती है। अब देखा जाए राजस्थान का पहनावा कुछ और, पंजाब का कुछ और, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि ये सब वहाँ की संस्कृति हैं। इस दृष्टिकोण से गुड़िया की आकृति और उसकी वेशभूषा पर पाई जाने वाली अलग अलग तरह की सुंदरता को हम भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक अच्छा उदाहरण या प्रतीक मान सकते हैं। हमारे देश में ऐसे कई त्यौहार हैं जिन्हें मनाते समय खास तरह के खिलौने बनाने का रिवाज है। सावन के महीने में मिट्टी के खिलौने, लकड़ी की चकरियाँ और लट्टू बनाए जाते हैं और लकड़ी के इन खिलौनों पर लाख के रंगों की चमकदार पालिश रहती है। तो फसलों का त्यौहार शीर्षक लेख में फसलों से जुड़े
उत्सवों का जिक्र किया है जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्यौहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। इस पाठ को पढ़ करके ये समझा जा सकता है कि संस्कृति में कितनी सारी बातें शामिल रहती हैं, जो एक तरफ प्रकृति और भूगोल से संबंधित है तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री से। खाने पीने की चीज़ें और कपड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके बिना हम नहीं रह सकते, उनके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन ऐसी भी कई चीज़ें मनुष्य रचता है जो सीधे सीधे किसी उपयोग में नहीं आती, फिर भी हमारे जीवन में इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वे सुंदर हैं। नन्हा फनकार कहानी एक ऐसी लड़के के बारे में है जो पत्थर को तराश कर उन पर घंटियाँ बनाता था। देश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पत्थर, लकड़ी, मिट्टी, कपड़े या कागज़ की मदद से सुंदर चीज़ें न बनाई जाती हों। भारत की हस्तकला सारी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए मशहूर है। कपड़े पर कढ़ाई करना ऐसा ही एक कौशल है जिसका महत्व जहाँ चाह वहाँ राह शीर्षक रचना में समझा जा सकता है। हमारे घर पर तकिए का गिलाफ, मेज पोश या फिर माँ की साल पर रंगीन धागों की कढ़ाई देखी जा सकती है। बच्चे इस कढ़ाई को बारीकी से देखें और सुई धागा को लेकर के खुद ऐसी कढ़ाई करने की कोशिश करें तो वे समझ जाएंगे कि यह काम कितनी मेहनत मांगता है। गुड़िया, मिठाई और त्यौहार की तरह ही कढ़ाई के सैकड़ों शैलियाँ हमारे देश के हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। संस्कृति का ही एक और रूप पुरानी कहानियों में अभिव्यक्ति होता है। जो कहानियाँ सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हों उन्हें हम लोक कथा कहते हैं। अब लोक कथा क्या है? मतलब जिस कहानियों के बारे में हैं ये पहले से चली आ रही हों, जो कहानियाँ पहले से चली आ रही हों वो लोक कथा कहलाती है। ये कहानियाँ आज हम किताबों में पढ़ने को मिलती हैं लेकिन पुराने समय से लेकर आज तक ये लोगों की स्मृति में ही जीवित रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से सुनाई जाती हैं। दुनिया के हर समाज में लोक कथाएँ सुनाई जाती हैं। इनमें से कुछ कहानियाँ मिलती जुलती होती हैं लेकिन हर जगह की लोक कथा अपना कुछ अलग रूप ले लिए रहती है। राख की रस्सी शीर्षक कहानी तिब्बत की लोक कथा है जो हमें वहाँ की समाज की एक झलक देती है। यदि हम अपने आसपास के इलाकों की लोक कथाएँ पढ़ें या किसी बूढ़े से सुने तो उस कहानी में भी समाज, संस्कृति और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें जान सकेंगे। तो यह था इसमें क्या अपनी अपनी रंगतें में कुछ ये सारी चीज़ें हमको बताया गया है। तो यहाँ पे सीडीपी के तौर पे कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आया होगा कि संस्कृति क्या है, विरासत क्या है। तो यही सब आप चीज़ों को समझना है क्योंकि पेपर तो आसान आता है बट आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते, इसलिए वहाँ पे आप गलत करके चले जाते हैं। इसीलिए थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है MCQ लगाने की अपेक्षाएँ। इसलिए आपको सबसे पहले क्यों नहीं आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत होती है, फिर आप सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए हम आज अभी इसी लेसन में लेसन 1 पढ़ेंगे। लेसन 1 को कंप्लीट करते हैं। तो लेसन 1 में क्या पढ़ा जाएगा आज? तो लेसन 1 हमारा क्या है? तो इसी लेसन 1 में अपनी अपनी रंगतें देखे हैं। फिर लेसन 1 पढ़ा जाएगा राख की रस्सी एक या लोक कथा है। फिर दुनिया की छत, है ना। तो बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि कविताएं हैं, बड़ी अच्छे से समझ में से पढ़ते हैं। तो चलिए इसका हम राख की रस्सी एक लोक कथा पढ़ते हैं। तो लेसन 1 पढ़ेंगे राख की रस्सी, ठीक है। तो यहाँ पे समझना बहुत ही है अच्छे से क्योंकि इसके प्रश्नों के उत्तर आपको लास्ट में ज़रूर देना है। तो शुरू करते हैं कि लोनपो क्या है? लोनपो गार्ती तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गांपो के मंत्री थे। क्या थे? देख लीजिए किस तरह से नाम है। क्या नाम है? लोनपोगार। क्या नाम है इनका? लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनगवसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी मगर
जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण ये था कि वो बहुत भोला था, होशियारी से छू कर भी नहीं गई होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद उसका नाम कैसे चलेगा। एक लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर के शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। मतलब कि 100 जौ के बोरों के साथ तुम्हें इन्हें बेचना भी नहीं है और 100 जौ के बोरों के साथ वापस आना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। आप इस कहानी को बहुत ही अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस कहानी से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए आप जब भी टाइम मिले आप इस वीडियो को ज़रूर ईयरफोन लगा के देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा क्योंकि ये कहानी है तो भूलेंगे भी नहीं। लेकिन जब भी ऐसा कुछ हो ज़रूर आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज़ों को ध्यान देना है क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर इसे पूछे जाते हैं। उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन लोनपो गार का बेटा शहर पहुँच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वो इस समस्या पर सोचते विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था, मगर वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल का हित सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कह करके लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद करके उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठ करके कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुला करके कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार करके बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को ले करके जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे ले करके ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों की मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोच कर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेच करके जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे और बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंप करके लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया और लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उस पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वो सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देख करके चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। आप चित्रों में देख सकते हैं, चित्रों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। और अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है कि भोला भाला, है ना,
तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, क्यों, ये बताना है। तिब्बत के मंत्री जो हैं अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे क्योंकि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे, या तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। शहर की तरफ, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेज दिया, उसने अपने बेटे को भेड़ के साथ शहर में ही क्यों भेजा। ये सब प्रश्न हैं और इन सब प्रश्नों के उत्तर अब यहाँ पे ये जानना है कि जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून करके भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम बताना है। तो ये जाने कि जो जौ होता है यह एक अनाज है, इसे कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रोटी बना सकते हैं, सत्तू भी बना सकते हैं और सूख करके इसको भून कर भी खा सकते हैं। ज़रूर इसको ध्यान दीजिएगा कि इसको हम 3 तरह से कर सकते हैं, जौ को रोटी और सत्तू और इसे सुखा करके भून करके भी खा सकते हैं। और गेहूँ जौ अनाज होते हैं और ये तीनों सब संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसीलिए दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ध्यान दीजिएगा, गेहूँ और जौ क्या हैं, ये अलग अलग किस्म के अनाज हैं, इसीलिए ये क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। और अनाज जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तुम शेर मैं सवा शेर, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए थे, न सचमुच नहले पर दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। आगे है जिसको हम पढ़ेंगे नाम दो। कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यही परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छान करके बेटे और लड़की का कोई नाम दे दो। नाइमा, डाबा, मिगमार, लाकपा, नुखो और फदोरजे क्या हैं? कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नाइमा, डाबा, मिगमार, लाकपा, नुखो और फुदोरजे, ये क्या हैं? ये कुछ नहीं, ये खाने की चीज़ या घूमने की जगह नहीं है, ये जबकि तिब्बती बच्चों के कुछ नाम हैं। तो इस नामों को ध्यान दीजिएगा। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चे को। मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा ये शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों को नाम डाबा रखा जाता है। डाबा ये लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बती भाषा में डाबा के 2 मतलब होते हैं, एक सोमवार और एक चांद होता है। तो इसका मतलब जरूर ध्यान रखिएगा कि डाबा का क्या मतलब होता है तिब्बती भाषा में। तो एक सोमवार और एक चांद होता है। वही अगर बात किया जाए, ऊपर अभी हमने लिखा था या पढ़े थे, जो रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को क्या नाम है, जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा। रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को मानते हैं, क्या मानते हैं? नाइमा। नाइमा जो है ये रविवार के दिन बच्चे को जन्म लेने वाले को नाइमा कहा जाता है ना। वही डाबा जो है, डाबा सोमवार और चांद इसका मतलब होता है, यानी कि डाबा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है। ये बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। फिर दुनिया की छत, ये भी जानते हैं। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान, संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में लोक कथा सुनाई जाती है, राख की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय पर हिस्सा है।
इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि ये कई रंग के हैं, भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ और हरे, ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मन चाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरण के पड़ने से ये पहाड़ अनोखे रंग में चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। शुष्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली, कहीं लाल पीली तो कहीं काली है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो सांगपो नदी, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील से सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से तेज ठंडी। दुनिया की 6 बच्चों को तिब्बत के बारे में जानकारी देने के लिए दिया गया है। इनमें प्रश्न नहीं पूछे जाएं। मतलब ये केवल जानकारी एक कहानी के नुमा है, जिसमें से आप इसमें प्रश्न नहीं पूछें। थोड़ा वहाँ की संस्कृति, वहाँ के कुछ कल्चर के बारे में बताया गया है। हवा चल रही है, इसीलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी, सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ा झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा, ल्हासा जो है 3650 मीटर की ऊंचाई पर है। स्थित होने के कारण ये दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खानपान या खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बती का दिल कहा जाता है। तो तिब्बती का दिल किसे कहते हैं? तो ल्हासा को तिब्बती का दिल कहते हैं। और ल्हासा जो है तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा, जो 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ज़रूर ध्यान रखना है इसमें से सारी चीज़ों को। फिर आगे आता है एक और भी चैप्टर होगा, इसमें थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है ये अभ्यास यहीं से ख़त्म होता है। तो यहाँ पर आज ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो ऊंचा शहर है ना, तो सबसे ऊंचा शहर है माना जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कौन? ल्हासा। ये कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में है, तिब्बत में। ठीक है, ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो इसी के साथ आज का जो पहला चैप्टर है बहुत मतलब कि समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, क्योंकि आज से 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है कुछ बोरिंग टाइप लग रहा हो, बट धीरे धीरे पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे। पहली बार जो पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा होगा, बट पढ़ते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। और एक कहानीनुमा सारी किताबों को 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा ना रहे कि KVS में हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। एक्सक्यूज़ नहीं, ओनली पढ़ाई। चलिए मिलते हैं हम अगले क्लास में, 2 में अगले दिन पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।